पहले इस स्पीच में मैं आजकल के जो हालात हैं इस खित्ते के उस पर बात करूंगा। जो ईरान और इसराइल के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है, हमें एज ए कौम इकट्ठे होके इसका जवाब देना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारे फॉर्म 47 के ही सही, लेकिन वज़ीर आज़म को जैसे पाक भारत तनाज़े में खामोशी की उन्होंने, मेरे ख्याल में इस वक्त उन्हें खामोशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुल के अपने बिरादर मुल्क ईरान का साथ देना चाहिए। पीएसडीपी की तरफ आता हूं जी। पीएसडीपी में जो नज़र आ रहा है, हमने देखा अभी कुछ देर पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऐलान किया कि जी सिंध के जो मामलात हैं हम सिंध को हम दे रहे हैं, सिंध के मसाइल हल कर रहे हैं, उन्हें पीएसडीपी में हिस्सा भी दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का नाम कहीं नहीं लिया। एनएफसी अवार्ड्स के अंदर फाटा मर्जर के बाद हमारा हिस्सा 19% बनता है, हमें 14% दिया जा रहा है। उसकी क्या वजह है? हमारे नेट हाइडल पावर के हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमें नहीं मिल रहा। हमारी जो ऑयल एंड गैस की जो रॉयल्टी है वो हमें नहीं दी जा रही। हमें पीएसडीपी में हिस्सा कम दिया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि ये सलूक खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है। शायद ये वजह है कि सर मेरी गुजारिश है कि हाउस को ऑर्डर में लाएं। ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी कैफे में बैठे हुए हैं। स्पीकर साहब हाउस को काइंडली ऑर्डर में लेके आए। ऐसे लग रहा है किसी कैफे में है, इतना शोर शराबा है जी, मेहरबानी करें। स्पीकर साहब आप बोलें। ऑर्डर इन द हाउस। खैबर पख्तूनख्वा के साथ शायद ये सलूक इस वजह से है कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और शायद आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चाहने वाले खाली खैबर पख्तूनख्वा में हैं। इमरान खान के चाहने वाले पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, पूरे चारों सूबों में मौजूद हैं। यह अलग बात है कि हम खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपने दिए हुए मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब हो गए, और हमारे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के लोग उसका तहफ़्फ़ुज़ करने में कई वजूहात हैं जिसकी वजह से वो कामयाब ना हो सके। मैं IMF के इस बजट के बारे में बात करूंगा। जो गरीबों पे टैक्सेस का बोझ या बम गिराया गया है वो काबिल कबूल किसी हद तक भी नहीं है। मैं पेंशन से स्टार्ट करता हूं। एक आम आदमी जो पेंशन लेता है, गवर्नमेंट का कहना यह है कि पेंशन पे किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि ऐसा नहीं है। जो शख्स अपने 30-35 साल 60 साल की उम्र तक स्टेट को देता है, स्टेट के लिए काम करता है, अगर उसने वहाँ पे कोई घर या फ्लैट कोई किराए पे दिया हुआ है, उसकी आमदनी और पेंशन की आमदनी वो मिला के जब वो अपना टैक्स रिटर्न जमा कराएगा तो उसके ऊपर उसी तरह टैक्स लगेगा जैसे किसी आम आदमी के ऊपर लगता है। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि पेंशन जो आपने कहा हुआ है कि हमने इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना, तो पेंशन को साइड पे रखें और उसकी दीगर जो आमदनी है उसे साइड पे रख के उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो ज़रूर लगे, लेकिन उसे मर्ज करके उसे भी उसी तरह आम तौर पर डील करना ऐसे हो जाएगा जैसे आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। नंबर 2, IT सेक्टर आपका आगे फ्यूचर है ही IT का। हम जब बात करते हैं मुकाबले की अपने पड़ोसी मुल्क को ही देख के, तो अब हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हमारा मुकाबला सिर्फ जंग के मैदान में नहीं है, बल्कि इकनॉमिक मैदान में भी उसके साथ हमारा मुकाबला है, इकॉनमी के मैदान में भी। और अगर हम उनकी एक्सपोर्ट्स IT की देखें तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में 0.25% टैक्स रखा गया है 2026 तक, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट के साथ कि ये कम से कम अगले 5 से 10 सालों तक जो IT एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये फ़ायदा दिया जाए। हमारे फाटा में और पाटा में 10% टैक्स लगा दिया गया है, सेल्स टैक्स। अब फाटा और पाटा वो इलाके हैं जहाँ पे
वॉर ऑन टेरर से जिनको असर पड़ा है, और वहाँ पे बड़े मसाइल हैं। वहाँ ऑलरेडी जो फाटा मर्जर में जो उनके साथ वादे किए गए हैं वो भी पूरे नहीं हुए। अब अगर वहाँ कोई इंडस्ट्री लगती है और उसके ऊपर सेल्स, अब सेल्स टैक्स वो है जो आम आदमी ने जो देना है, आम कंज्यूमर को जिसका के नुकसान होगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि फाटा को मज़ीद टैक्सेस में छूट दी जाए ताकि वहाँ इंडस्ट्री लगे, वहाँ के लोग रोज़गार उनको मिले, उनको मज़ीद फैसिलिटीज़ देने की बजाय हम उनके ऊपर टैक्स डाल रहे हैं। ज़रूर टैक्स लगाएं उनके ऊपर, लेकिन आप फिर फैसलाबाद, कराची, लाहौर जैसी फैसिलिटीज़ भी फिर फाटा के लोगों को दें। फैसिलिटीज़ की जब बात होती है, हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा देना चाहिए। हमें बाहर से हम कहते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट आएँ, लेकिन हम उनको इतना डरा धमका रहे हैं, जो मौजूदा लोग हैं वो यहाँ से इंडस्ट्री बंद कर करके कोई चाइना जा रहा है, कोई वियतनाम जा रहा है। इसके अलावा एक चीज़ जो टैक्स असेसमेंट प्रोसेस जो था, उसमें सेक्शन 122 के तहत FPR को बाउंड किया गया था कि कोई भी केस वो 180 डेज़ के अंदर अंदर उसे वो ख़त्म करेंगे, उसे रिजॉल्व करेंगे। इस 180 डेज़ की जो ये था, अभी नया जो प्रपोज़ल दिया गया है, तो वो उस 180 डेज़ की लिमिट को ख़त्म कर दिया गया है। अब होगा ये कि 5 साल तक, जब तक वो एक टाइम बार्ड नहीं हो जाता केस, एक तलवार लटकती रहेगी टैक्स पेयर की गर्दन पे। होगा ये कि उससे मज़ीद करप्शन ज़्यादा होगी, ब्लैकमेलिंग ज़्यादा होगी, और जो नुकसान होगा वो हमारे कारोबारी जो शख्सियात हैं उनके बारे में होगा। हमने बात कर रहे हैं हम गरीबों की, तो पिछले साल तक 25% टैक्स रिबेट मिलता था टीचर्स को। उससे पहले ये किसी ज़माने में 75% था। वो जो 25% टैक्स रिबेट था टीचर्स के लिए, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। मेरे ख़्याल में ये बड़ी ज़्यादती की बात है और इसे ख़त्म होना चाहिए। सोलर प्लेट्स के ऊपर काफ़ी लोगों ने बात की, उसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कहूँगा, लेकिन 18% सोलर प्लेट्स पे जो टैक्स लगाया गया है ये भी सरासर ज़्यादती है। जनाब स्पीकर, मैं इतनी बात करूँगा कि बेहद ज़रूरी है माशी इस्तेकाम। अभी गिलानी साहब ने बात की कि माशी इस्तेकाम हमें लाना है, लेकिन माशी इस्तेकाम उसी वक्त आएगा जब इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आएगा, और सियासी इस्तेकाम उसी वक्त आएगा जब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को, हम ये नहीं कह रहे कि आप डील के ज़रिए इमरान खान को बाहर निकाल लें, हम ये नहीं कह रहे कि कोई डील करके उसे बाहर भेज दें, हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए। हम ये इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे जिन लोगों को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, दीगर लोगों को ना करदा गुनाहों की जो सज़ा मिल रही है उसे ख़त्म करना चाहिए, और उनको हमारे, ताकि मुल्क में इस्तेकाम आए। मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा तो मईशत भी मुस्तहकम होगी और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया जी।